everybody, welcome to Lakshmi Shri वेबिनार। आज हमारे साथ आज हमारे साथ जिगर जी हैं। और लास्ट टाइम जब जिगर जी ने हमारे साथ वेबिनार किया था तब काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई थी, जिसको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और उस पर काफ़ी अच्छा अपडेट भी आया था हमको कि और रिक्वेस्ट भी आई थी कि जिगर जी को दोबारा बुलाया जाए। कि उनके पास सिर्फ एक स्ट्रैटेजी तो नहीं होगी, एक से ज़्यादा ही होगी। तो हमने जिगर जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार फिर हमारे साथ आएं और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, एक और स्ट्रैटेजी हमें सिखाएं। और आज जिगर जी हमारे साथ हैं। जिगर जी प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, पूरी तरीके से वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करते हैं, बहुत मिनिमम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, उनका पूरा बेसिस प्राइस एक्शन पे होता है। तो प्राइस एक्शन को यूज करते हुए वो हमको ये बताएंगे कि हम मार्केट में रिवर्सल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पैसा अगर ट्रेंड में बनता है तो इनिशियल जो बर्स्ट मिलता है अपने कैपिटल पे, वो रिवर्सल पे मिलता है, क्योंकि वहीं पे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। जैसे अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप आते आते लॉन्ग्स ट्रैप रहते हैं, जो लेट लॉन्ग्स होते हैं वो ट्रैप रहते हैं। और जैसे ट्रेंड रिवर्स करता है बहुत तेजी से उनके स्टॉप कटते हैं, और अगर हम उस रिवर्सल को फाइंड आउट कर लें, उस टॉप लेवल को फाइंड आउट कर लें, तो केवल हमें एक काम करना है कि उस टॉप के नीचे अपना सेलिंग ऑर्डर लगाना है, बाकी काम अपने आप लॉन्ग्स के स्टॉप कर देंगे। और इसी का उल्टा शॉर्ट कवरिंग में होता है कि अगर एक्सेसिव शॉर्ट्स हैं सिस्टम में और लेट शॉर्ट्स अगर ट्रैप हो रहे हैं, तो आपको लेवल आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ उनका ट्रैप फॉर्म हो रहा है और किसके ऊपर स्टॉप लॉस कटेगा, और केवल उससे आधा परसेंट या थोड़ा सा बफर लेके अपना एक बाइंग का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उनके जैसे स्टॉप लॉसेस कटना चालू होंगे और बर्स्ट ऑफ बाइंग आएगी, हमारा बाई ऑर्डर ट्रिगर होगा और हमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करना इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है कि इनिशियल जो 1:4 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के जो ट्रेड्स होते हैं वो रिवर्सल्स में ही बनते हैं, क्योंकि ट्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 1:3 के ही ट्रेड बन पाते हैं। तो इसलिए रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ जिगर जी हैं। जिगर जी, इफ़ यू कैन हियर मी। यस सर। मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। एक बार चेक कर लीजिए, आपको राइट्स आ गया होगा। यस, नाउ विजिबल। जी जी, आपका स्क्रीन दिख रहा है। ओके। सो ऑल ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जीगर वैष्णव। First of all, thank you very much for giving the big platform to me for share my knowledge. आज का जो टॉपिक है वो रिवर्सल के बेस पे है। लास्ट टाइम पे मैंने जो वेबिनार दिया था उसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक स्टडी के ऊपर दिया था। तो आज जो रिवर्सल ट्रेंड है मार्केट में, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि रिवर्सल का मीनिंग क्या होता है। मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम देखने जाते हैं तो रिवर्सल का मीनिंग मेन तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी प्राइस एक्शन स्ट्रांग मिलता है मार्केट के अंदर, तब रिवर्सल हमारे लिए स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, अभी निफ्टी में जिस तरीके से मूवमेंट आ रही है आप देखोगे, तो अगर इंट्राडे की अगर बात करते हैं तो जो लास्ट टॉप बना था यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था टॉप का। उसके बाद भी एक अगेन टॉप बना हुआ है जो ये टॉप से हायर था। बट मैं इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट बना हुआ था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ था, क्योंकि एक रैली के अंदर उसने फॉर्म किया था। ठीक है, सेकंड चीज ये है कि सेकंड टाइम उसने टॉप बनाया, तो हमारे लिए वहां पे दो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एक तो प्राइस हाई पे जा रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई बन रहा है, और सेकंड वहां पे डबल टॉप बन रहा है। तो डबल टॉप जब भी बनता है तो मार्केट वहां पे थोड़ा सा प्रेशराइज होता है, क्योंकि एवरी ट्रेडर ये नहीं सोचता है कि मैं कंटिन्यूसली हाई पे बाय करूंगा, या एवरी ट्रेडर ये भी नहीं सोचता है कि ऑलवेज हाई पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड जिस तरीके से रहता है तो लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी या यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर एंट्री बनाते हैं। अब हमें ट्रेंड समझना है कि ट्रेंड कहाँ से क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ऑलवेज मार्केट आपको देता है, बॉटम भी देता है, टॉप भी देता है, बट प्रॉब्लम वहां पे आता है कि हम टॉप पे सेलिंग नहीं कर पाते और बॉटम पे एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि हमें ट्रेंड का आइडिया नहीं रहता है। तो सबसे पहले
थ्री ट्रेंड रहते हैं हमारे पास। एक अपर ट्रेंड रहता है, एक लोअर ट्रेंड रहता है, और एक साइडवे रहता है। साइडवे का मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी ब्रेकआउट मिलता है तब ऑलवेज वो साइडवेज में से ही निकलता है। कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कि कंटिन्यूसली कोई स्टॉक परफॉर्मिंग कर रहा है हाई पे तो वो ऑलवेज हाई टू हाई लगाता ही जाएगा, क्योंकि उसकी भी एक एक रेंज रहेगी। जैसे एग्जांपल में मैं निफ्टी की बात करूं तो ये भी निफ्टी भी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो एवरी कैंडल वो ग्रीन में ही परफॉर्म करेगी वैसा नहीं बनेगा। वो एवरी करेक्शन के साथ चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो ट्रेंड हम बोलेंगे ये अपर ट्रेंड हो गया। अब लोअर ट्रेंड मतलब क्या है? तो लोअर ट्रेंड मतलब जब भी एक टॉप बनता है, ठीक है, जहां से मैक्सिमम प्रेशराइज होता है, स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, तो वहां पे एक अच्छी खासी रैली मिलती है। अब रैली की डेफिनेशन तो वैसी है कि जब भी कोई बॉटम से टॉप का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा हो तो उसका एटलीस्ट 50% अपने को रिक्वायरमेंट है, जिसको हम करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, 50% पे अगर वो स्टॉप हो जाता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि 50% से उसका वापस से रिवर्सल आ जाएगा। बट 50% पे वो स्टॉप नहीं हो पाता है तो इसका मीनिंग है तो वो नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो गया है, जहां पे सेलिंग प्रेशर एक एक्सट्रीम लेवल पे हमें देखने को मिलता है। अब अभी की जो सीनारिया बनी हुई है निफ्टी के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से एक रैली ड्रॉ किया हुआ है जो आपको क्लियर दिख रही होगी, जिसका मैंने रिट्रेसमेंट लेवल के बेस पे यूज किया हुआ है, जिससे मेरे को एक रेंज पता चलेगी मार्केट की रेंज क्या है, फॉर अपर साइड फॉर लोअर साइड। अभी ये जो बॉटम पॉइंट था जो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी थी, और ये वाला टॉप था जहां से वो उसकी एक वीकनेस यहाँ से आ गई। इसके बाद भी मूवमेंट तो हुई है, नया हाई भी बना है, बट जो मार्केट के अंदर स्ट्रांगनेस बोलते हैं कि एक एक क्या होता है कि एक गुड ट्रेडर क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस एक्शन परफॉर्म होता है वैसे वैसे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी लेते रहता है और एक करेक्शन के बेस पे एवरेज भी बनाता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि ऑल टाइम हाई पे वो बाय करता जाएगा और प्राइस ऊपर ही जाएगा। वैसा नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर जब तक करेक्शन नहीं आएगा तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो करेक्शन तो हमें रिक्वायरमेंट है ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला था, उसके बाद देखिए थोड़ा सा वीक पड़ा है। वीक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक फर्स्ट लेवल पे उसने टच किया हुआ है, फर्स्ट लेवल से वो नीचे नहीं जा पाया है। मतलब ये काफी दिनों की ये रेंज है जिसका ब्रेकआउट नहीं आया, अभी रिसेंटली जो ब्रेकआउट मिला हुआ है। बट आप देखेंगे कि जो हाई बना था वो हाई के आसपास, मतलब अभी भी इतना ये लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रहा है वैसा नहीं बोल सकते, या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन रहा है वैसा भी नहीं बोल सकते। ये वेट और वॉच की गेम हो गई यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छे खासे लेवल पे निफ्टी परफॉर्म कर रही है। अभी ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो स्पेसिफिक सेक्टर है वो स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर मूवमेंट काफी अच्छी हो रही है। जैसे स्मॉल कैप ले लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिए, जो छोटे छोटे सेक्टर है उसके अंदर काफी अच्छी रैली अभी बनी हुई है। मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट जिस तरीके से हो रहा है, तो हर एक स्टॉक को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्राइस के अंदर मूवमेंट करने की। अब रिवर्सल के लिए मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी निकाली हुई है जिसके बेस पे हम जा सकते हैं। मैंने पूरा स्कैनर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो जो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट मैंने जो स्कैनर बनाया वो कैंडल के बेस पे है। ठीक है, सबसे पहले कैंडल के बेस पे हम किस तरीके से रिवर्सल ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी मिलती है कि हम वहां पे ट्रेड कर सके। तो मैं निफ्टी 500 का एक ग्रुप है मेरे पास जिसको मैं रन कर रहा हूँ, और उसी के बेस पे मेरे को यहाँ पे कंडीशन, अब देखिए प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आपको ट्रेंड फिल्टर करना है कि ये बुलिश है या बेरिश है, तो जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा उसके अंदर ऑलवेज उसकी साइन क्या होगी? पॉजिटिव, मतलब कि क्लोजिंग उसका ऑलवेज अपर साइड रहेगा, तो ही वहां पे बाइंग प्रेशर अच्छा है वैसा बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें सिंपल 5 कैंडल का फॉर्मूला मैंने सेट किया हुआ है। आप ये चीज नॉर्मल चार्ट पे भी देख सकोगे और नॉर्मली भी इसको फॉलो कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट कैंडल आप देख लीजिए, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये करंट कैंडल है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 कैंडल का फॉर्मूला है, 5 कैंडल के अंदर ही हमें ट्रेंड पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप कैंडल बढ़ाओगे उतना ट्रेंड अपने को लॉन्ग मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली आप पोजिशनल, मैंने 5 डे क्यों लिए हुए क्योंकि नॉर्मली जो हमारा ट्रेडिंग वीक रहता है वो 5 डे का रहता है। वैसे ही आप अगर मंथ की बात करें तो 21 दिन का रहता है ट्रेडिंग अपना। ठीक है, तो एटलीस्ट आप 5 डे के वीक की एवरेज के हिसाब से आप देखोगे ओवरऑल वीक के अंदर जो भी क्लोजिंग पॉजिटिव मिला है उसके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं मूवमेंट करने के। वो आप हिस्टोरिकल डेटा पे वो चीजें चेक कर पाओगे। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल मैंने ले लिया है, जो भी स्टार्टिंग कैंडल है वो मेरा रेड होना चाहिए, मतलब सेलिंग में आना चाहिए, वो चीज सेलिंग में होनी चाहिए। तो फर्स्ट कैंडल से वो नेगेटिव था, सेकंड कैंडल से वो नेगेटिव था, और थर्ड से भी नेगेटिव था। मतलब कंटिन्यूसली जो
कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, मतलब नेगेटिव जोन में चल रहा था, और यहाँ पे फोर्थ कैंडल से उसने ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लो टू लो नीचे जा रहा है, क्लोज टू क्लोज नीचे जा रहा है, और यहाँ पे सडनली मूवमेंट चेंज हो गई। अब एक कैंडल को देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते कि यहाँ पे ये मूवमेंट बुलिश होगी कि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट चीज यूज की हुई है कि जब भी इस तरीके से नेगेटिव मूवमेंट बन रही है, उसके बाद जो भी पॉजिटिव कैंडल बनती है उसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग चलता है तो वो चीजें काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अब ये एक नॉर्मली कैसा हो गया कि आप वीक के बेस पे रन करवा रहे हो तो आपको पोजिशनल ट्रेड काफी अच्छे मिलेंगे। इसके बेस पे जो पोजिशनल मूवमेंट मिलती है, इस तरीके की मूवमेंट आप आगे देख सकते हो कि काफी टाइम हुई है। जैसे ये 3 कैंडल की मूवमेंट थी, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन, और ये कैंडल के हाई के ऊपर आप देख सकते हो। तो सेकंड डे में तो रेड बनाई है, पर थर्ड डे से अपने को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये काफी अच्छी मूवमेंट मिली है। मतलब पोजिशनल जो भी ट्रेड करते हैं, एटलीस्ट आप वीक तक होल्ड कर रहे हो तो वीक के बेस पे ये चीजें निकाल सकते हो। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल स्टॉक मिले हुए हैं जिसमें ये सेम फॉर्मूला फॉलो हुआ है रिवर्सल का। रिवर्सल के लिए कुछ कंडीशन है आपको समझनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली चार्ट के ऊपर कोई चीज को फिल्टर नहीं कर सकते, या फिर चार्ट को ऐसे नॉर्मली देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से वो प्राइस बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। टेक्निकल चीज हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें एक मैथमेटिकल लॉजिक होता है, और लॉजिक के बेस पे कोई भी चीज आप पिक करते हो तो उसका रिजल्ट 100% मिलने वाला ही है। ठीक है। अब हिस्टोरिकल की चीजें जो हम देखते हैं वो एक आर्टिफिशियल चीज में इसको इसको बोलता हूँ, क्योंकि जो बीत गया है उसको हम वापस नहीं ले सकते। यहाँ पे मैंने ये सोचा कि मैंने अगर यहाँ से एंट्री बनाई होती तो मैं यहाँ तक अभी होल्ड, बट एक्चुअल में मूवमेंट ये होती है कि जब भी आप यहाँ पे होंगे ना तब ये ब्रेकआउट आप नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि ये चीज कैसी है, जैसे जैसे आप लर्निंग फेज में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे न्यू न्यू चीजें आप सीखते जाओगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलते जाएगा। तो स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे अगर आप कोई चीज को फिल्टर कर रहे हो तो उसके ऐसे चांसेस है कि आज अगर 1320 पे आप एंट्री बना रहे हो तो कल उसके 26 होने के चांसेस है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक लॉजिक का यूज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्टॉक मेरे पास निकल के आए हुए हैं जो जो ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट के बेस पे। अब सेकेंड चीज, हमें ट्रेंड मिल गया है। ठीक है, हमारी कंडीशन फॉर्मेशन मिल गया है कि ये एक फॉर्मूला यूज करना है कैंडल के बेस पे। अब सेकेंड चीज क्या आती है, तो प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या है, तो प्राइस एक्शन का मीनिंग ये है कि जब भी कोई प्राइस के अंदर चेंजेस आता है, अगर वो कंटिन्यूसली हाई के ऊपर जा रहा है, हाई के हाई मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक सिंपल अभी एस्ट्रल मेरे पास स्टॉक आया हुआ है मेरी क्वेरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट था। अब इसको मैं नॉर्मली 15 मिनट की कैंडल में कर देता हूँ। अब देखिए 15 मिनट में मैं सिर्फ प्राइस एक्शन समझ रहा हूँ। यहाँ पे डेली के बेस पे मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है, बट मैं प्राइस एक्शन इसको कैसे मानूंगा, इंट्राडे के अंदर वो चीज कंटिन्यूसली परफॉर्म करनी होनी चाहिए। आप देख सकते हो एवरी कैंडल पे जो उसका क्लोजिंग मिल रहा है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉप बना के, मतलब अपर शेडो बना के नीचे आ जाए, या फिर उसकी बॉडी साइज के टच को करके नीचे आ जाए, या फिर लोअर शेडो में वो क्लोजिंग दे दे, वैसा नहीं होना चाहिए। प्राइस एक्शन का मतलब ये होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी हमें मिलनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बॉडी तभी मिलेगी जब वो स्टॉक मैक्सिमम प्रेशराइज होगा। तो हमने पूरा यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद कंटिन्यूसली जो प्राइस हाई के हाई ऊपर जाएगा वो अपने को स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन में देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होता है कि आप कोई कोई चीज कोई भी स्टॉक को आप पिक करते हो तो जनरली ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि मैंने इस स्टॉक में एंट्री लिया है और वहीं से वो स्टॉक गिर गया। ठीक है। अब नॉर्मली सिनारियो क्या रहता है, आप जो भी स्टॉक के अंदर एंट्री बना रहे हो उसके अंदर एटलीस्ट आप लेवल को फॉलो करिए, मतलब कि पीवोट है या फिर अलग अलग गैन स्क्वायर है, अलग अलग थियरीज है जो लेवल के बेस पे हमें मार्केट के एक्चुअल लेवल देते हैं जिसकी रेंज हम फॉलो कर सकते हैं। तो रेंज के बेस पे मेरे को एक आइडिया मिलेगा कि अगर रियली ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है या और प्राइस एक्शन स्ट्रांग है तो वो प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर का ऊपर ही जाएगा। ठीक है। फिर प्रॉफिट बुकिंग का कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है या स्पेसिफिक कोई रेंज नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग हर एक का एक खुद का क्राइटेरिया है, स्टॉप लॉस भी एक खुद का क्राइटेरिया है। बट टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो हमारे पास रेंज रहती है कि आपकी आज की रेंज जो है, जैसे मैंने यहाँ पे पिवोट सेट किया हो तो मेरे पास रेंज मिल गई है कि आज की रेंज क्या है, तो R1 है, R2 है, R3 और R4। मैक्सिमम रेंज उसने मेरे को यहाँ पे असाइन कर दी है। तो मैं मैक्सिमम रेंज तक अपने एसएल बना के होल्ड कर सकता हूँ। जैसे वो मैक्सिमम रेंज से बाहर निकलता है तो वो मेरे लिए रिस्की बन गया, तो वहां पे मैं प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकता हूँ। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऑलवेज आप लेवल को फॉलो करिए, क्योंकि लेवल एक ऐसी चीज है जो रियल मार्केट में हमको काफी सपोर्ट करेंगे।
बाकी कोई अलग फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये बेस्ड एक फॉर्मूला है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो पूरा सेटअप किया उसके अकॉर्डिंगली मल्टीपल स्टॉक आए हुए हैं जो अपने को अच्छे खासे ब्रेकआउट के पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब सेम चीज जैसे वाइस वर्सा है, जैसे बुलिस के लिए फिल्टर करते हैं वैसे बेरिस के लिए भी वो सेम चीज फॉलो होती है कि जो भी स्टॉक है वो कंटिन्यूसली बाइंग में चलता है तब उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन तो आएगा, करेक्शन आएगा तो ही उसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो करेक्शन जो मिल रहा है वो करेक्शन के बेस पे हमें यहाँ से वो स्टॉक मिल जाता है कि यहाँ से अपने को सेलिंग मोड मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो भी प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी एक पॉइंट पे एंट्री मिलेगा। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या फॉर्मूला सेट किया है कि जब भी ये लो का ब्रेकआउट होगा ना तब अपने को एंट्री बता देगा, तो लो के ब्रेकआउट पे आपको देखना है। तो लो के ब्रेकआउट से जब तक वो क्लोजिंग देता है तब तक, और सेकंड प्रॉफिट बुकिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको लेवल फॉलो करना है, सपोर्ट लेवल 1 है, सपोर्ट लेवल 2 है, 3 है, उस तरीके से आप लेवल को फॉलो कर सकते हो। तो ये दोनों दोनों चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक ये कैंडल थ्रू एक ये चीज है जिसके थ्रू आप रिवर्सल ढूंढ सकते हो विद इन अ 5 डे का, ठीक है। अब इसको सिर्फ फ्राइडे रन करना है वैसा नहीं है, आप एवरी डे इसको रन कर सकते हो। वो जो भी दिन आप रन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो लास्ट 5 कैंडल को काउंट कर देगा, लास्ट 5 डे को काउंट कर लेगा, ठीक है। एक एक ये मेथड है जिसके थ्रू हम रिवर्सल ढूंढ सकते हैं। एक सेकेंड मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेकेंड मेथड के अंदर मैंने इंडिकेटर का यूज किया हुआ है। जैसे फर्स्ट में मैंने कैंडल को प्रायोरिटी दी थी, वैसे सेकेंड के अंदर मैं स्पेसिफिक स्टडी को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ये एक नॉर्मल स्टडी है आरएसआई और एमएससीडी, ठीक है। मोस्टली लोग ये चीज यूज करते हैं आरएसआई के थ्रू और एमएससीडी के थ्रू, और काफी लोग ऐसे भी है कि जो एमएससीडी और आरएसआई को फॉलो भी नहीं करते, कि वो ब्रेकआउट जो देते हैं उसमें कुछ मूवमेंट आती नहीं है, स्टार्टिंग अच्छा लगता है बाद में कुछ ऐसा उसका लॉजिकली कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। अब ये आरएसआई और एमएससीडी दोनों का डिफरेंस लॉजिक है। मैं एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि आरएसआई जो रहती है वो उसमें एक रेंज रहती है 0 से लेके 100 की, और उसके अंदर 70 अप या फिर 80 अप आप मान लीजिए वहां पे ओवरबॉट रहता है, कि जब भी आरएसआई 70 या 80 के अप निकलता है तब उसमें ओवरबॉट जोन मतलब मैक्सिमम वहां पे बाइंग आ रही है। सेम वैसे ही नीचे अगर 20 के बिलो और 30 के बिलो निकलता है तो वहां पे मैक्सिमम सेलिंग आ रही है। तो ज्यादातर आरएसआई के बेस पे जो क्वेरिया डेवलप होती है वो हम कैसे करते हैं कि जो भी ओवरबॉट जोन मतलब 70 से अप से नीचे आ रहा है तो वो मेरे लिए सेलिंग अच्छा है, क्योंकि ओवरबॉट जोन से बाहर निकल रहा है वो, तो मेरे लिए वहां पे करेक्शन मिलेगा, वो एक वहां पे नेगेटिव जोन क्रिएट होगा, मैं सेलिंग बना सकूंगा। सेकंड, बाइंग के लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि नीचे से जो भी आरएसआई है वो 20 को क्रॉस करके ऊपर आ रहा है, मतलब बॉटम रिवर्सल मिल रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा हो गया, वहां से मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास है। अब आरएसआई में सेकंड एक चीज हम क्रॉस ओवर भी देखते हैं, जहां पे भी ये क्रॉस ओवर हमें मिलता है वो चीज को हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर अलग अलग रेंज है जिसके अकॉर्डिंगली मिलते हैं, लाइक 50 के लेवल को क्रॉस करता है आरएसआई तो हमारे लिए बेस्ट है, 60 के अब चल रहा है तो बेस्ट है। अब यहाँ पे मैं पूरा लॉजिक चेंज कर देने वाला हूँ। आरएसआई को तो आपको यूज करना है पर पूरा लॉजिक चेंज, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, रिवर्सल। हमें आरएसआई से ब्रेकआउट नहीं चाहिए, हमें हमें आरएसआई से रिवर्सल चाहिए, कि आरएसआई हमें रिवर्सल में कहाँ पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये होगा आरएसआई की बात। अब रिवर्सल का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एमएससीडी पे बात कर लेते हैं कि एमएससीडी क्या है, तो एमएससीडी के अंदर भी सेम चीज है, बट उसके अंदर एक न्यूट्रिशन लाइन है जीरो का। जीरो से ऊपर आप निकलते हो तो वहां पे पॉजिटिव सिनारियो, ये पूरा पॉजिटिव माना जाएगा। अगर जीरो से नीचे निकलते हो तो नेगेटिव है। मतलब जनरली इसके बेस पे क्या हम फिक्स करते हैं, काफी कैरिया क्वेरियो हम बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसा रहता है कि जीरो लाइन का क्रॉस ओवर रहता है तो वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज इस तरीके से एमएससीडी एवरेज को क्रॉस कर रहा है जिसको हम मैकडी भी बोलते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है। कुछ कुछ केस में ऐसा भी रहता है कि जो नीचे से बॉटम से अपर साइड आ रहा है तो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो अलग अलग इस तरीके की क्वेरिया बना रहे हैं, तो इसको भी ये पूरा लॉजिक चेंज, ये सारे लॉजिक तो है ही मार्केट में, बट इसको पूरा चेंज करेंगे हम रिवर्सल के साथ, कि रिवर्सल में हमको क्या हेल्प मिल सकती है। सेकंड, ये दो लॉजिक तो हम यूज करने वाले हैं, बट इसके साथ साथ यहाँ पे कैंडल कैंडल के भी कुछ लॉजिक्स रहते हैं। जैसे मैंने आपको 5 कैंडल का लॉजिक बताया, उसी तरीके से कैंडल के कुछ लॉजिक रहते हैं, जैसे इनसाइड करके है। तो इनसाइड में क्या रहता है, फर्स्ट कैंडल
काफी अच्छी वेटेज वाली रहती है, सेकेंड डे की उसकी मूवमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, और थर्ड डे में उसमें ब्रेकआउट आ जाता है, तो वो भी हमारे लिए काफी अच्छा रहता है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आरएसआई पे आपको एक बार क्वेरी बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये स्टॉक को आप देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ मैंने आरएसआई, अभी मैं एमएससीडी को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी कैंडल का लॉजिक नहीं लगाया है, कोई वॉल्यूम का लॉजिक नहीं लगाया है, सिर्फ आरएसआई को फॉलो किया है। आरएसआई में भी मैंने कहीं पे भी कोई रेंज सेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं रेंज सेट करूंगा तो वही पिछला जो हमारा लॉजिक जो अभी चल रहा है वही फॉलो हो जाएगा। कहीं पे मैंने ब्रेकआउट सेट नहीं किया हुआ है, सिंपल मैंने इसको अंदर रिवर्सल रखा है। अब रिवर्सल का लॉजिक मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, तो परसेंटेज रेंज, हम परसेंटेज रेंज को फॉलो करेंगे। परसेंटेज रेंज मतलब क्या है, आरओसी, रेट ऑफ चेंज, जहां पे भी मैक्सिमम आरएसआई में चेंजेस आ रहा है वहां पे हमें ये चीज पिक करनी है। देखिए अब इसका पूरा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या रहता है। जब भी आरएसआई यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो आप देखोगे कि एवरी डे का जो लेवल रहता है यहाँ पे उसकी वैल्यू शो कर रही है ग्रीन के अंदर। एवरी डे का जो वैल्यू रहता है ना, वो वैल्यू को हम वैसे नजर में नहीं रखते, बट नॉर्मली हम क्रॉस ओवर को देखते हैं कि हाँ यहाँ से क्रॉस ओवर आ रहा है। वैल्यू हम ध्यान में क्या रखते हैं, 30 और अपर साइड में 70, ये दो वैल्यू हर एक को याद रहता है। बट उसके बिटवीन अगर मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि रिलायंस का क्या वैल्यू है अभी आरएसआई का, तो आइडिया नहीं रहेगा। अगर मैं टाटा मोटर का पूछूंगा तो किसी को आइडिया नहीं रहेगा। एक्चुअल गेम वहां पे ही हमारा स्टार्ट हो रहा है रिवर्सल का, कि हमें उस वो जो फिगर बन रही है, वो जो वैल्यू बन रही है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि वैल्यू जंप कैसे हो रही है। अब नॉर्मली यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे कैंडल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन कितना स्ट्रांग मिला हुआ है। यहाँ पे कोई भी लॉजिकली कुछ भी चीजें नहीं बनी हुई है कैंडल में, बट आरएसआई में काफी बड़ा डिफरेंस आया हुआ है। आप ये डिफरेंस समझ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये कैंडल पे 59 बना हुआ था, 59 के अंदर आरएसआई जो था वो 59 बना हुआ था ये कैंडल पे, जहाँ पे आप देखेंगे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक मूवमेंट आई हुई है। सेकेंड आप देखेंगे 61 बना हुआ है, ठीक है, माइनर डिफरेंस है 2 पॉइंट्स का। आपको आरएसआई की वैल्यू देखना है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कैंडल पे आप देखेंगे प्राइस इतना परफॉर्म नहीं किया, आरएसआई के अंदर 4 to 5 मूवमेंट हुई है वैल्यू की, जो नीचे आया हुआ है। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे 54 है एक ही रेंज में। अब देखिए 54 से डायरेक्ट यहाँ पे 67, मतलब कितना मेजर डिफरेंस आ गया। ये ऑलमोस्ट 10 से 12 पॉइंट का डिफरेंस मेरे को एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे मिल गया। तो मैंने बस यही चीज को पकड़ा हुआ है कि जो भी मेरा आरएसआई का वैल्यू बना हुआ है उसका मैं एक परसेंटेज रेंज निकाल रहा हूँ। मैंने परसेंटेज रेंज यहाँ पे 20% रखा हुआ है, कि जो भी मेरा करंट आरएसआई से जैसे 20% हाइक लेता है इमीडिएटली, तो वो चीज मेरे लिए ब्रेकआउट में काफी अच्छा रहेगा। अब वहां पे आरएसआई हमें वो मैटर नहीं करता है कि कौन से लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मेरा तो लॉजिक क्या है, सिर्फ परसेंटेज पे लॉजिक मैंने लड़ाया हुआ है। आप देखिए इसमें मल्टीपल स्टॉक अपने को मिले हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मैंने क्रॉस ओवर कुछ नहीं ढूंढा है। आगे से आरएसआई आप देखिए एक नॉर्मल चेंजेस आ रहा था, 1-2 पॉइंट का नॉर्मल चेंजेस आ रहा है, और यहाँ पे पॉइंट बढ़ गए तो मेरी रेंज बढ़ गई, 20% से अप की रेंज बन गई, तो ये मेरा ब्रेकआउट आ गया। सीजी पावर देख लीजिए, ये मेरा एक ब्रेकआउट बन गया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बन गया, जहां पे एक नॉर्मली 1-2 पॉइंट का मिल रहा है, उसकी कंपेयर में जो करंट मूवमेंट हो रही है वो एक एक्सट्रीम लेवल की मूवमेंट हो रही है। देखिए नॉर्मली आप अपने सिस्टम में भी अगर ये चार्ट पे लगा के देखेंगे तो उसके जो चेंजेस रहते हैं वो 2-3 पॉइंट के रहते हैं, उसमें मेजर चेंजेस नहीं आता। बट जहां पे भी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ना, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। देख लीजिए यहाँ पे सारी जितने भी स्टॉक मिले ना, हर एक का मूवमेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे 33 था, 46 हो गया। उससे पहले क्या हो रहा था, तो 1-2 पॉइंट का। ये क्या हो गया कि मैंने इंडिकेटर को एक प्राइस एक्शन की थियरी के साथ जोड़ दिया, कि मेरे को एक्चुअल में ट्रेड तो इंडिकेटर पे नहीं करना है, प्राइस पे करना है। तो मेरे लिए प्राइस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो अगर प्राइस भागेगा तो मेरा प्रॉफिट अच्छा बनेगा, इंडिकेटर भागेगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, आरएसआई में हम डाइवर्जन फॉलो करते हैं, बट उसके सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं वो हमें पता नहीं है। वो मार्केट ओपन होगा, डाइवर्जन बना है, फिर उसका क्लोजिंग आएगा, फिर पता चलेगा। बट ये चीज क्या है, प्राइस एक्शन जो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलेगा वो चीज हमें प्रॉफिट देके जाएगी। तो मैंने एग्जैक्ट प्राइस एक्शन के पॉइंट को ही पकड़ा है। तो इंडिकेटर तो मेरे पास है, उसके साथ साथ मैंने प्राइस एक्शन को मर्ज कर दिया, ताकि मेरा जो भी रिजल्ट आएगा ना वो काफी अच्छा निकलेगा। आप देख लीजिए हर एक स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट आई है ना, काफी अच्छी मूवमेंट मिली हुई है।
इतने स्टॉक मेरे पास मिले निफ्टी 500 में से, जो मेरे को स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर प्राइस स्ट्रांग मिल गया मेरे को, तो फिर वॉल्यूम को देखने की जरूरत ही नहीं है, इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं है। हर एक में आप देखिए वॉल्यूम भी एक एक्सट्रीम लेवल पे ही मिल गया। मतलब कोई स्पेसिफिक स्टडी का यहाँ पे यूज नहीं करना है, खाली एक नॉर्मल सा रूल्स आप यूज करिए कि इतनी रेंज में उसका परफॉर्मेंस मिला। ठीक है, जैसे आप प्राइस को फिल्टर करते हो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, कि नॉर्मली कल जो क्लोजिंग हुआ था उससे आज 2% की मूवमेंट हुई, 5% की मूवमेंट हुई, तो वो स्टॉक मेरे लिए बेटर है। या फिर नेगेटिव साइड जाते तो नेगेटिव में भी जो 2% नेगेटिव हुआ है, 5% हुआ है, वैसे स्टॉक को हम फिल्टर करते हैं। बट उसमें पॉसिबिलिटी कहाँ तक मिलेगी वो हमें पता नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपकी कि इंडिकेटर आपको सपोर्ट कर रहा है, पर इंडिकेटर के लॉजिक के अंदर हमने कुछ एडिशनल लॉजिक का यूज किया है ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। अब जैसे मैंने आरएसआई पे ये चीज फॉलो की है, वैसे मैं आपको ये एमएसीडी का भी बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने नॉर्मल यहाँ पे एमएसीडी प्लॉट किया हुआ है, और यहाँ पे हम आरएसआई को हाइड करके एमएसीडी को रन करवाते हैं, ताकि एमएसीडी का लॉजिक भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये फर्स्ट आया हुआ है जिसका क्लोजिंग कल नेगेटिव मिला था, बट ओवरऑल हमारी जो मूवमेंट है उसके लेवल में काफी अच्छा बना हुआ है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। जो प्राइस चेंज हुआ था वो आप प्राइस चेंज यहाँ से समझ सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे 53 था और यहाँ पे 103 का लॉजिक आया। सेकेंड स्टॉक है, यहाँ पे जो मूवमेंट था 0.34, यहाँ पे 0.73। AWL जो ऑलमोस्ट RSI के अकॉर्डिंगली भी था, MACD उसका 0.42 था, यहाँ पे आपको वैल्यू शो कर रहा है। और सेकंड उसने थर्ड 3.27। ये जितने भी स्टॉक आए वो सारे MACD के अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं। अब सम टाइम ये भी क्वेश्चन रहता है कि दोनों को साथ में यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों को आप साथ में यूज कर सकते हो, आपको दोनों तरीके से रिजल्ट मिलेगा कि दोनों का रिजल्ट क्या निकल रहा है। देखिए कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे जो दोनों के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे AWL है, वो दोनों के अंदर कॉमन निकला हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रांग हो गया। उसमें फिर मेरे को टेक्निकली कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि RSI भी उसके अंदर स्ट्रांग है, उसके अलावा MACD भी स्ट्रांग है, और दोनों का लॉजिक क्लियर निकला हुआ है, तो उसमें मेरे को कुछ भी चेक करना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट चार्ट देके एंट्री बनाने का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिकेटर को फॉलो कर सकते हैं और इंडिकेटर के बेस पे ये लॉजिक देख सकते हैं। अब थर्ड चीज की बात करता हूँ, जो मैंने बताया था कि कैंडल को स्पेसिफिक आप देख सकते हो, कैंडल के बेस पे निकलती है। तो कैंडल के अंदर हम पर्टिकुलरली कैंडल को अगर स्टडी करते हैं, जैसे ये 3 कैंडल की मैं बात करूँ, अब आप इसमें चाहे तो मल्टीपल कैंडल को देख सकते हैं, बट मैं सिर्फ 3 कैंडल की अभी बात कर रहा हूँ। तो 3 कैंडल के बेस पे हम देखते हैं, तो उसमें भी कुछ थियरी रहती है जिसके बेस पे हमें अच्छे खासे ब्रेकआउट मिलते हैं। मैंने यहाँ पे जो ब्रेकआउट चुना हुआ है वो है इनसाइड बायर का। इनसाइड बायर मतलब क्या हुआ, सिंपल, कि फर्स्ट कैंडल को मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो भी मूवमेंट होगा उसके अंदर सेकंड कैंडल होगा। जनरली रूल्स रूल्स तो नहीं है, बट ऐसा नॉर्मली एक साइकोलॉजी ऐसा है कि जब भी प्राइस अच्छा खासा परफॉर्म करता है फॉर बुलिश साइड फॉर बेरिश साइड, तो सेकेंड डे में उसकी जो मूवमेंट रहती है ना वो एकदम नॉर्मल रहती है। नॉर्मल इसलिए रहते थे वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो बस वही चीज हमने इनसाइड में फिल्टर की है कि एक एक स्पेसिफिक कैंडल अगर परफॉर्म कर रही है और सेकेंड डे में उसकी मूवमेंट जो है वो नॉर्मल नॉर्मल इसलिए क्योंकि जो परफॉर्मिंग कैंडल है उसका हाई और उसका लो अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाती है सेकेंड डे में, तो वो एक नॉर्मल मूवमेंट हो गई। अगर उसके हाई के ऊपर परफॉर्म कर रही है तो फिर वो कंटिन्यूसली अपर ट्रेंड वाली चीज हो गई। अगर लो के नीचे कर रही है तो वो डाउन ट्रेंड वाली बात हो गई। बट अगर वो परफॉर्मिंग कैंडल के अंदर ही परफॉर्म कर रही है, हाई और लो की रेंज के अंदर, तो इसका मतलब है कि इस यहाँ पे कुछ मूवमेंट होने के चांसेस है, जो अपने को थर्ड डे देखने को मिलता है। थर्ड डे में आप देख सकते हो कि इस तरीके से ब्रेकआउट हमें मिल गया, इसके हाई के ऊपर जैसे निकला तो एक कैंडल की मूवमेंट स्ट्रांग हो गई मेरे लिए। सेकेंड आप देखेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्री है, जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल बना हुआ था काफी दिन से, यहाँ पे 4-5 दिन से वो नेगेटिव जोन बना रहा था। नेगेटिव के साथ साथ आप देखेंगे सेकेंड कैंडल उसने इनसाइड आर बनाई, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज आने की पॉसिबिलिटी थी। जैसे उसने हाई का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में वो कन्वर्ट हो गया। कैंपस करके जो नेगेटिव जोन में है, यहाँ पे बॉटम से वो रिवर्सल हो रहा था, फर्स्ट कैंडल बनाई, सेकेंड इनसाइड है, लो के निकले नीचे निकला तो वो सेलिंग में आ गई। केम्स करके है जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल बना हुआ है, सेकंड के अंदर इनसाइडर बनाया, तो थर्ड डे में उसने ब्रेकआउट दे दिया। मतलब आप अलग अलग थियरी का यूज कर सकते हो इसके थ्रू, जिससे आपको आइडिया आएगा। आप देख सकेंगे यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक मिले हुए जिसके थ्रू मूवमेंट हो रही है।
अब इसमें जो मैंने आपको ये सेटअप बताया उसके अंदर एक चीज खाली ध्यान में रखना कि आप स्पेसिफिक ग्रुप को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एक ग्रुप ले लिया, उसको रन करवाया, एवरीडे अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, बस उसको फॉलो करे जाओ। क्योंकि वो एक सिस्टम नहीं बनेगी। सिस्टम हम तभी बना पाएंगे जब आप स्पेसिफिक ग्रुप को अगर फॉलो करो। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी एफ एंड ओ है, या फिर 500 ले लीजिए। उसमें होगा क्या कि एक ही स्टॉक के अंदर मल्टीपल टाइम चेंजेस आने के चांसेस है। वो बोलते हैं ना कि स्टॉक रहता है ना, वो हर एक स्टॉक का अलग बिहेवियर रहता है। ठीक है, उसके बिहेवियर्स के हिसाब से वो परफॉर्म करता है। वैसा नहीं है कि आज निफ्टी हाई ऑफ द डे चल रही है तो रिलायंस भी कंपलसरी हाई ऑफ द डे चलेगा। वैसा नहीं है। सम केस में बनता है कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है, क्योंकि रिलायंस चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल लीडर बोल सकते हैं उसको मार्केट का। सेम वैसे बैंक निफ्टी है तो वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एचडीएफसी भी अच्छा परफॉर्म ही करेगा। क्योंकि ऐसा बोल नहीं सकते, स्पेसिफिक नहीं है ये चीजें, सम टाइम वो चीजें मैच हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर अलग अलग बिहेवियर्स फॉलो हो रहा है। स्टॉक का खुद का एक बिहेवियर्स है कि वो जब भी अपना परफॉर्मेंस दिखाता है वो एक पैटर्न के साथ चलता है। आप देख लीजिए कोई भी स्टॉक का, आप अगर बिहेवियर समझना है तो उसके अप्स एंड डाउन्स देखिए। अप्स एंड डाउन्स मतलब टॉप और बॉटम। जैसे ये बॉटम है, वहां से टॉप बना, फिर उसका करेक्शन, नॉर्मल ये करेक्शन आता है, अगेन वो अप बनाता है। ये उसका बिहेवियर्स हो गया, ये इसकी पैटर्न हो गई। ये हमें समझ में आता है कि स्टॉक जब भी परफॉर्म करेगा ना, तो एक टॉप के बाद वो थोड़ा सा करेक्शन लेगा। तो आपको बस ये एरिया पकड़ना है, यहाँ पे एक्टिव रहना है कि जब भी वो एक रैली बनाने बनाने के बाद यहाँ पे जब भी करेक्शन लेता है, तो वो करेक्शन के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना एंट्री पॉइंट हो सकता है। वो सारे एंट्री पॉइंट से वो आप ये लॉजिकली जो मैंने आपको बताया वो थियरी के बेस पे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों जो मैंने बताया आपको, एक कैंडल वाला था, यहाँ पे आरएसआई का फॉर्मूला मैंने बताया, और उसके साथ साथ एमएसीडी का है। अब एक मेरी एक लास्ट स्ट्रेटेजी है जो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर काफी अच्छी पॉपुलर है। स्विंग, आप सबने सुना होगा कि स्विंग के बेस पे स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा स्विंग स्विंग ही है, बट स्विंग के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा। इंडिकेटर का एक सपोर्ट लिया हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि स्विंग के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलती है। अब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला था कि टॉप और बॉटम कोई फिल्टर नहीं कर सकता, क्योंकि टॉप और बॉटम कहाँ पे बनने वाला है, कब बनने वाला है, वो हमें पता नहीं है। बनने के बाद पता चलता है कि ये टॉप है, ये बॉटम है। एग्जैक्टली हम उसको फिल्टर नहीं कर सकते। बट स्विंग एक ऐसी स्टडी है जिसके थ्रू, जिसके यूटिलाइज से हम वो चीज कंफर्म कर सकते हैं कि ये टॉप मेरे लिए है, ये बॉटम मेरे लिए है। ठीक है, उसके बाद मार्केट पे छोड़ दीजिए कि मार्केट क्या दिखाने वाला है आगे। टॉप भी नया बन सकता है, बॉटम भी नया बन सकता है। बट एक अगर स्पेसिफिक थर्ड थियरी के हिसाब से जाते हैं तो यहाँ पे विनिंग होने के चांस अपने ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने स्विंग को प्लॉट किया हुआ है, और उसके साथ साथ उसके सपोर्टिंग रोल के लिए आरएसआई को। आरएसआई का वही नॉर्मल फॉर्मूला कि 70 अप जाता है तो ओवरबॉट हो रहा है, नीचे 30 बिलो जा रहा है तो ओवरसोल्ड हो रहा है। वही मैंने नॉर्मल एक फॉर्मूला सेट किया हुआ है। उसके साथ साथ अपर, आप यहाँ पे देखेंगे कैंडल के ऊपर मैंने स्विंग का यूज किया हुआ है कि स्विंग जहां पे भी टॉप बनाती है, जहां पे भी बॉटम बनाते हैं, वो एरिया मेरे को यहाँ पे फिक्स हो जाना चाहिए, जिसके थ्रू मैं अपना लॉजिक लड़ा सकता हूँ। ठीक है। इसका मैं पूरा ये कैलकुलेशन यहाँ पे सेट कर दिया है, और इसके बेस पे हम स्कैनर में ये चीजें रन करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टॉक निकल के आए जिसके अंदर मेरे को बाइंग भी मिले हुए और सेलिंग भी मिले हुए, दोनों साइड की मूवमेंट मिली हुई है। अब इसमें ये समझना कैसे है, ये आप स्विंग अपने तरीके से भी चार्ट में प्लॉट करेंगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। मैंने स्विंग यहाँ पे परसेंटेज है वो 8% का रिवर्सल लिया हुआ है, कि जब भी टॉप और बॉटम 8%, विद इन 8% की रेंज में बनते हैं, तब जाके वो बॉटम फिक्स करेगा, तब जाके वो टॉप फिक्स करेगा। और यही स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली लॉजिक लड़ाया हुआ है। इसका जो इनपुट है, आरएसआई आपको इसलिए दिख रही है ऐसी, एक नॉर्मल आरएसआई मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल आरएसआई रहती है वो इस तरीके से रहती है। ठीक है, इस तरीके से जिगजैग में परफॉर्म करती है। और ये भी आरएसआई है। इस आरएसआई को मैंने प्लॉट किस तरीके से किया हुआ है, तो आरएसआई को मैंने, आरएसआई को मैंने स्विंग का इनपुट ले लिया है। ठीक है, नॉर्मली आरएसआई क्लोजिंग के बेस पे रहता है, बट मैंने यहाँ पे स्विंग का इनपुट ले लिया है ताकि मेरे मेरा जो स्विंग फॉर्मूला है उसका सपोर्ट मेरे को आरएसआई में मिल सके। अब नॉर्मली आप देखिए जहां पे भी इस तरीके से फ्लैट बन रहा है ना, ये फ्लैट का मतलब ये हो गया कि वहां पे मूवमेंट कंटिन्यूस है। वहां वहां पे हमें कुछ भी ट्रेड नहीं बनाना है, ये हमारा जो भी ट्रेड है वो परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर।
अब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है, तो ऑलवेज टॉप और बॉटम हमें कंफिग करना है। जब भी बॉटम बनता है वो चीज मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जब भी टॉप बनेगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी बॉटम बन रहा है ना, तब आप आरएसआई देखिए एक नॉर्मल नीचे जाके अप आ रही है, मतलब ओवरसोल्ड जोन यहाँ पे बना रहा है। उससे पहले वो कंटिन्यूसली फ्लैटिंग मोड में था और यहाँ से एकदम से नीचे आ गया, तो ओवरसोल्ड हो गया मेरा। सेम वैसे जैसे टॉप बनाया तो ओवरबॉट हो गया। ठीक है, ये चीज खाली आपको समझना है कि आरएसआई खाली अपने अपने को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वहां पे कंफर्म कर रहा है कि हाँ यहाँ पे टॉप बना है तो ओवरबॉट के अंदर वो चीज फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे जो स्टॉक आए हुए है उसके अकॉर्डिंगली क्या देखना है, तो जब भी टॉप बनता है उसके बाद बॉटम बनता है, तो जो भी बॉटम बना हुआ है उस बॉटम के अंदर हमें एंट्री पॉइंट फिल्टर करना है। तो सिंपल फॉर्मूला यही सेट किया हुआ है कि जब भी स्विंग का रिवर्सल होगा बॉटम के बाद, वो कैंडल में मेरे को एंट्री मिलेगी। मतलब ये बॉटम रिवर्सल था और मेरा एंट्री यहाँ पे बना हुआ है। ये भी पूरा प्राइज एक्शन विथ स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं इसके अंदर, कि पूरा स्विंग का फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी कैंडल का कैलकुलेशन नहीं रखा है, वॉल्यूम का नहीं रखा है, कुछ आरएसआई का नहीं रखा हुआ है, कोई अलग इंडिकेटर का भी नहीं रखा है, परसेंटेज का भी नहीं रखा है। सिंपल स्विंग को हमने आरएसआई में प्लॉट करवा दिया है ताकि उसका इनपुट यूज कर सके और एक्चुअल जो स्विंग है उसके थ्रू हमें टॉप और बॉटम मिल सके। ठीक है, नॉर्मल चीजें यहाँ पे प्लॉट की हुई है। आप देख सकते हो जहां पे भी बॉटम बनेगा ना वहां से हमको रिवर्सल मिल रहा है। अब ये रिवर्सल इसलिए फिल्टर करना है ताकि हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट जो है 441 का, ये पॉइंट ऐसा है जहां से मैक्सिमम स्टॉक के अंदर बाइंग आने के चांसेस है। अगर यहाँ पे ये चीज कंटिन्यू हो जाती है तो एक नया टॉप बनेगा जो 524 के अपर रेंज में रहेगा। ठीक है, ये सिंपल हमें समझना है। अब ये इसको आप कंफर्म कैसे करोगे, इसके अंदर मैं एक नॉर्मल आपको टारगेट भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप टारगेट को फॉलो कर सकते हो। तो जब भी इस तरीके से अपने को बाइंग मिलता है स्विंग के बेस पे, एक बार स्विंग फिक्स हो जाएगा, फिक्स होगा उसके बाद ही आपको कैंडल में, ऐसा नहीं होगा कि करंट स्विंग पे ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि करंट स्विंग कभी भी पकड़ नहीं सकते। करंट स्विंग मतलब वो कंटिन्यूसली जा रहा है। अगर ये यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे भी लो पे स्विंग बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बना है। पर जब तक उसके अंदर वो स्विंग फिक्स नहीं हो जाता तब तक वो मेरा स्विंग का बॉटम नहीं माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्विंग के बॉटम को फिक्स किया है और सेकेंड कैंडल से मेरा एंट्री पॉइंट बन रहा है, तो सेकेंड कैंडल मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गई। अब टारगेट आपको एवरी कैंडल के हाई को पकड़ना है, कि जब तक वो हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक वो मेरे टारगेट के अंदर एंट्री नहीं ले रहा है। मतलब एवरी कैंडल, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये हो गया, उसके ऊपर का टारगेट ये होगा। एक नॉर्मल से छोटे छोटे टारगेट के साथ आपको देखना है और उसके एसएल सेम, जो भी कैंडल के आप टारगेट को पकड़ रहे हो उसी का लो पकड़ना है, उसका एसएल। जैसे जैसे आप टारगेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका एसएल भी बढ़ता जाएगा और बढ़ता मतलब ऊपर होता जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट एरिया है वो सेफ होता जाएगा। आप मैक्सिमम रेंज में रख सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्टॉक मेरे पास मिले हुए हैं जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि इतने स्टॉकों के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर सेकंड एक मेथड भी है जिसके थ्रू भी आप टारगेट को ले सकते हैं, जो थोड़े से पोजिशनल मिल रहे हैं, मतलब 10 दिन 15 दिन तक आप उसकी रेंज समझ सकते हो। इसके लिए मैंने सिंपल क्या है चीज यूज की है, रिट्रेसमेंट लेवल, जिसके थ्रू आपको आइडिया लगेगा मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम पकड़ लेना है और टॉप पकड़ लेना है। देखिए, ये फर्स्ट रेंज है जहां पे वो एंट्री बना सकता है, ये सेकंड रेंज है। यहाँ पे आपको सिर्फ लेवल को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट लेवल मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो 11-20 का। ये लेवल के ऊपर अगर वो क्लोजिंग दे रहा है तो सेकंड लेवल तक जा सकता है। ये चीज मैंने क्या किया कि जो भी टॉप बना हुआ है टॉप से बॉटम के मैंने 100% निकाल दिए और 100% के बेस पे यहाँ पे मैंने करेक्शन लेवल रख दिए कि ये सारे करेक्शन लेवल मेरे बने हुए हैं। जब तक वो करेक्शन लेवल के अंदर एंटर कर रहा है तब तक मेरा टारगेट सेफ है। जैसे वो करेक्शन लेवल के अंदर एंट्री करने के बाद वापस वो वहां से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग बन रहा है। कोई एक लेवल से वो ऐसा नहीं रहेगा कि कंटिन्यूअसली वो बढ़ेगा, कोई एक लेवल के रेंज में वो फंस सकता है, साइडवे हो सकता है, वहां से डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो सिर्फ ये लेवल अपने को ध्यान में रहेंगे कि कौन सी रेंज तक वो जा सकता है। जब भी कोई भी स्टॉक 50% से अप निकल जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। 50% एक ऐसी रेंज है जो स्टॉक के लिए काफी अच्छी लेवल पे बाइंग बना सकता है। ठीक है, कोई भी स्टॉक का अगर 50% करेक्शन आ गया है और 50% के उसका रिवर्सल मिल रहा है तो वहां पे मैक्सिमम बाइंग होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। सेम जैसे बाइंग के लिए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया वैसे सेम सेलिंग के लिए, कि जब भी टॉप बन रहा है टॉप बनने के बाद सेकंड कैंडल से अपने को मिलता है कि ये सेलिंग मोड यहाँ से मिल रहा है।
आप देख सकते हो जहां पे भी टॉप बना हुआ है, उसके सेकंड कैंडल से अपने को मिल रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली टॉप बन रहा है और सेकंड कैंडल मेरे को उसने सेलिंग में दे दी है। तो ये जो थियरी है उसके थ्रू आप टॉप और बॉटम फिक्स कर सकते हो यूजिंग स्विंग और आरएसआई। ठीक है, ये टोटल 3 सेटअप थे मेरे आज के रिवर्सल ट्रेंड पे। आई होप ऑल आर एंजॉय टुडेज वेबिनार। हेलो। यस सर, बताइए। यस सर, हो गया मेरा। 3 सेटअप थे मेरे। ठीक है हम्म। भाई, तो क्वेश्चन आंसर ले लें। हाँ सर, जरूर। सर पहला क्वेश्चन आ रहा है हम्म। आरएसआई के ऊपर हाँ। कि आरएसआई इसमें कितना जरूरी है, और आरएसआई के डाइवर्जेंस को इसमें किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ओके सर, आरएसआई का जो डाइवर्जन है वो तो पूरा अलग टॉपिक है। और आरएसआई को हम नॉर्मली इस तरीके से देखते हैं कि जब भी कैंडल परफॉर्मेंस मिलता है हमें, तो कैंडल कंटिन्यूअसली हाई पे हाई बना रहा है, बट आरएसआई का जो टॉप है वो लो से लो बना रहा है, तो वहां पे समथिंग कुछ चेंज होने के चांसेस है। उस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। अब पूरे डाइवर्जन को समझना है तो वो तो पूरा एक टॉपिक हो गया, बट ये मैंने नॉर्मल आपको बता दिया कि डाइवर्जन को इस तरीके से देख सकते हैं। बट वो 100% काम करेगा कि वैसा नहीं देख सकते। डाइवर्जन को हम सिर्फ कन्फिग कर सकते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन की थियरी आप यूज करोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम्म। और एक सर कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा आता है, हर स्ट्रेटेजी पे आता है, हाँ क्या इसको आवरली और 15 मिनट चार्ट पे भी कर सकते हैं क्या। सर, वो डिपेंड करता है स्ट्रेटजी पे। मैंने टोटल अभी 3 स्ट्रेटजी आपको बताई है। फर्स्ट जो थी उसके अंदर मैंने कैंडल का फॉर्मेशन बताया। तो तीनों का आप यूज कर सकते हो, बट स्पेसिफिक अगर कोई स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो तो उसका एटलीस्ट आप टेस्टिंग कर लीजिए। क्योंकि डायरेक्टली आप मार्केट में वो चीज अप्लाई करेंगे तो मे बी फेल होने के चांसेस है। अगर टेस्टेड रहेगा तो कहीं ना कहीं अपने को टारगेट एसएल का आइडिया लगेगा। तो तीनों को यूज कर सकते हो, बट जितना मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे आप यूज करोगे, पोजिशनली यूज करोगे, उतने बेनिफिट ज्यादा रहेगा। ठीक है सर, इसमें एक क्वेश्चन है, आरएसआई की सेटिंग क्या होनी चाहिए। आरएसआई की तो नॉर्मल जो हम रखते हैं 14 की, और अपर साइड में ओवरबॉट में 70 और लोअर साइड में 30 की रखनी चाहिए। बट मैंने जो 2 सेटअप दिखाए, जैसे इसके अंदर मैंने आरएसआई का जो इनपुट लिया है वो स्विंग का लिया हुआ है। और इससे पहले जो मैंने आरएसआई का बताया हुआ है उसके अंदर मैंने परसेंटेज रेंज का यूज किया हुआ है। जो परसेंटेज रेंज से जंप करता है वही चीज मेरे को फिल्टर होके दिखेगा। तो वो चीज आप देख सकते हो कि आपको किसके बेस पे जाना है। दोनों का फॉर्मूला मिल जाएगा। और दोनों का यहाँ पे सेटअप भी रेडी है। आरएसआई के बेस पे जो निकल रहे हैं वो टोटली जंप हो गए, वैसे स्टॉक आपको यहाँ से मिलेगा इस तरीके से। ये पूरा आरएसआई का ब्रेकआउट आ गया। इसके अंदर मैंने सिंपल आरओसी का यूज किया हुआ है, रेट ऑफ चेंज का। कि मैक्सिमम जितने भी चेंज आते हैं मैंने परसेंटेज निकाल दिए रेंज के, उसके अकॉर्डिंगली मिल रहा है। बाकी कुछ जो भी सेटिंग है वो क्लोजिंग के बेस पे ही आपको रखना है। ठीक है, ठीक है। और तो कोई क्वेरी दिख नहीं रही सर एज सच। और कोई रहेगी तो आपका ईमेल एड्रेस दिया ही हुआ है, कॉन्टैक्ट श्योर डिटेल। श्योर तो श्योर। उस पे ईमेल करके हम पूछ सकते हैं, या फिर research@lakshmi पे आप ईमेल करेंगे क्वेश्चंस, तो भी आपको आपके क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। बाकी आज का सेशन हम यहीं वाइंड ऑफ करेंगे, काफ़ी नॉलेजफुल सेशन रहा। थैंक यू जिगर जी, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार एक और स्ट्रैटेजी आप लेके आएं जो श्योर श्योर। प्रोबेबली इंट्राडे पे बेस्ड हो, और ऑप्शंस पे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो हम श्योर सर। रिक्वेस्ट करेंगे अगली बार इंट्राडे ऑप्शंस पे आप कुछ बताएं। श्योर सर। जी। विद दैट, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं वाइंड ऑफ करेंगे। दिस श्योर। इज साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।